हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी, फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर के साथ लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने अपनी कलम से पूरी दुनिया को हिला दिया था। इवन कि ब्रिटिशर के लिए भी सबसे बड़ा सेटबैक माना जाता है। 1857 के इंडिपेंडेंस की जो फर्स्ट वॉर होती है, उसके बाद अगर ब्रिटिशर को कोई हिला पाया वो कौन थे? तिलक जी ही थे। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, JBR अम्बेडकर जी की बात करते हैं, ये सब बहुत बाद में आते हैं। तो इनसे पहले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो आज हम इस सेशन में बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जिनका बर्थ 1856 में होता है एंड 1920 जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है तब तक होते हैं। आज हम इस सेशन में करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ बाल गंगाधर तिलक जी। लास्ट सेशन में हमने इनकी व्यू पॉइंट के स्वराज की, तो इनका जो मेन स्लोगन था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो जो स्वराज है, स्वराज को जे क्या कह रहे थे कि स्वराज हमको कोई भिक्षा में नहीं चाहिए, जे हमारा राइट बनता है। इसीलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम स्वराज की डिमांड की थी, राइट्स की डिमांड की थी। तो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो पहले पॉलिटिकल गोल क्या बन जाएगा? स्वराज ही बन जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल करने की बात की थी। सेल्फ रूल पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने स्वराज की डिमांड की थी, जो हमने अपने लास्ट सेशन में की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आप स्वराज जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टडी कर सकते हो। तो जो स्वराज है, स्वराज को अटेन करने के मीन्स कौन कौन से हैं? तो इन्होंने कहा था कि स्वराज को हम 4 वे से अटेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल एजुकेशन। हमने अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है जो हमारे ग्लोरियस कल्चर को, हेरिटेज को बच्चों को बताए, ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए। हमारे ट्रेडिशंस हैं, इसको आगे स्प्रेड करे। बायकाट कर दो, जो भी फॉरेन गुड्स हैं इनका बायकाट कर कर हमको सब देशी, अपने देश में बना हुआ माल है वही कंज्यूम करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा? इंडियन इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी एंड बायकाट से जो ब्रिटिशर की इकोनॉमी है वो वीक हो जाएगी। एंड पैसिव रेजिस्टेंस, अगर ब्रिटिशर हमसे टैक्स मांगते हैं, हमको टैक्स नहीं देना है, लो कहते हैं, उनके लो को मानना नहीं है, तो इससे पैसिव रेजिस्टेंस, ये 4 मीन से उन्होंने क्या कहा था, हम स्वराज को अटेन कर सकते हैं। तो स्वराज फर्स्ट गोल हो गया, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी। आफ्टर दैट, नो फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। हम अगर बाल गंगाधर तिलक जी की बात करते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं, तो जो एक्सट्रीमिस्ट है वो मॉडरेट मेथड में बिलीव नहीं करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में बिलीव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल ही नहीं कर रहा, हम तो एक कॉलोनी है जहां पर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा, तो आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की बात कर रहे हो? तो वो कहते हैं देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं है, इसीलिए कोई भी राइट, लिबर्टी इंडियंस को नहीं दी गई है। तो ऐसे में आप कैसे कह रहे हो कि हमको चुप रहकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर कर ही हमको आजादी मिलेगी? तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि हमको भी अपने हक के लिए लड़ना होगा। तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कहते जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारे कल्चर हैं, हमारी मॉरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू है, जो स्वामी विवेकानंद जी बता रहे हैं, ये सब कुछ क्या है? हमारी मॉरल वैल्यू, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमको इसके अकॉर्डिंग ही देखना है, जे सही है जे गलत है। अगर ब्रिटिशर कहते हैं वो सही जे गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर तो अपनी मर्जी से सही को गलत, गलत को सही कह रहे हैं। इसीलिए जो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही थी ब्रिटिशर रूल के अंडर, वो क्या थे? इररिस्पॉन्सिबल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस तरह हम जब कॉन्स्टिट्यूशन मेथड प्रिवेल ही नहीं करें तो कैसे माने? जो वे हमारे एक्शन है, लीगल है या इलीगल है, ये कौन कंसीडर करते हैं? ब्रिटिशर। कैसे करते हैं? अपने व्यू पॉइंट से, जैसे उनको ठीक लगता है वैसे ही वो क्या करते हैं, इनको कंसीडर करने लग जाते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा। उनका दिल करता है इंडियंस को डिपोर्ट कर देते हैं। अगर उनके एक्शन एडिटर है, कुछ लिखते हैं, उनके रिगार्डिंग क्या कर देते हैं, उनको जेल कर देते हैं। कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो उनका इनमें कोई बिलीवर नहीं था। नेक्स्ट चीज, कंडेमनेशन ऑफ मॉडरेट मेथड। जो मॉडरेट मेथड्स हैं इनको जे क्रिटिसाइज करते हैं।
तो 1907 में जब सूरत का सेशन होता है उसमें कांग्रेस टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं 1819 में नेशनल कांग्रेस है इसके मेंबर बन जाते हैं एंड इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर भी होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है 1807 में मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट दो अलग अलग डिवाइडेशन हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है कांग्रेस की। तो इस टाइम मॉडरेट मेथड है जो कहते हैं हमको शांतिपूर्ण जो ब्रिटिशर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिफॉर्म लाने हैं, लेकिन जिसके टोटली ऑपोजिट थे क्योंकि मॉडरेट डिपेंड करते थे प्रेयर्स में, पटिशंस में, मेमोरेंडा में, थ्रू लव, गुडविल, सिंपैथी। जी कहते थे ब्रिटिशर हैं हम पर दया कर हमको पूर्ण स्वराज दे देंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म कर देंगे। जिनको कहते थे ब्रिटिशर बहुत ही ज्यादा क्रूर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जी सभी एक्शन हैं कैसे ले रहे हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, हमारे लिए कोई भी लिबर्टी राइट नहीं है। तो इन सब मेथड में जल्दी बिलीव नहीं करते थे। तो तिलक ने क्या किया था, तिलक रिलाई कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन में, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करने में, पैसिव रेसिस्टेंस में और डायरेक्ट एक्शन में। जी कहते हैं अगर हम डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो हमको आजादी कभी भी नहीं मिलेगी। तभी तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं बाल पाल लाल, जी सभी मिलकर स्वतंत्रता के लिए अपना खून बहाते हैं, तभी जाकर हमको आजादी मिलती है। अगर मॉडरेट थे, मॉडरेट क्या चाहते थे कि ब्रिटिशर ठीक है जी हम पर रूल कर रहे हैं करने दो, लेकिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में हमको रिफॉर्म लानी है। इसके लिए वो क्या कहते थे जो इलीट क्लास है कांग्रेस में वो क्या होनी चाहिए, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बननी चाहिए। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो मिलियंस ऑफ पीपल सभी लोगों को साथ लेकर आजादी का जश्न मनाना चाहते थे। वो चाहते थे आजादी सबको मिलनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो ये डिफरेंस था इनके मेथड्स में। नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ये कहते थे अगर हम इंडियंस को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, मास लेवल पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो लोगों को साथ मिलाना होगा। इसके लिए क्या करने की जरूरत है, जो हमारा कल्चर है, हमारे ट्रेडिशन है, इनके लिए सबको बताना होगा। ही प्रमोटेड द इंडियन हेरिटेज ग्लोरिफाइड कल्चर अमंग यूथ। तो नेशनल एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए। इसलिए तो उन्होंने जो गणेश पूजा है या फिर शिवाजी फेस्टिवल है इसको नेशनल यूनिटी का फेस्टिवल बना दिया। तो उन्होंने 1915 में गीता रहस्य बुक है इसको पब्लिश किया जब वो कहां पर थे, जेल में थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमको कर्मयोगी बनना है। कर्मयोग का मतलब है अगर हम पर कोई क्रूएलिटी हो रही है तो चुप करके सहना नहीं है, हमको उसका जवाब देना है। तो इन्होंने कर्मयोगी पर वेदांत फिलोसफी है इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी। और उसके बाद आता है नेशनलिज्म। अगर हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए। अगर हमारे लिए देश की लिए प्रेम नहीं होगा तो नेशनलिज्म स्प्रेड नहीं होगा। तो नेशनलिज्म क्या है, ये कहते हैं साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल मीन्स है जिससे मास लेवल पर लोग हमारा साथ देंगे, जिससे सभी लोग मिलकर देश की यूनिटी के लिए काम करेंगे। यही नेशनलिज्म है। इसके लिए उन्होंने 2 न्यूज़पेपर है वो भी स्टार्ट किए थे। फर्स्ट है केसरी जो मराठा लैंग्वेज में था और मराठा जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो उन्होंने जो 2 न्यूज़पेपर हैं इससे क्या किया, लोगों को मास लेवल पर एजुकेशन दी जिससे लोग हैं वो समझ सके कि ब्रिटिशर की हम कॉलोनी है तो हमको क्या नुकसान हो रहे हैं, हमको अपने कल्चर को रिवाइव करना है। जिस सब कुछ एजुकेशन है उन्होंने मास लेवल पर देने के लिए जो वीकली न्यूज़पेपर हैं स्टार्ट किए थे। उन्होंने देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ही ट्रांसफर्ड द गणेश पूजा एंड शिवाजी जयंती एज द नेशनल फेस्टिवल टू क्रिएट यूनिटी अमंग इंडियंस। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो महाराष्ट्र है उसमें गणेश पूजा बहुत उत्साह से की जाती है। गणेश पूजा में कोई भी क्लास, रिलीजन, कास्ट नहीं होता। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, गणेश पूजा को एक नेशनल फेस्टिवल बना लिया। लाइक दिस शिवाजी महाराज जो मराठा हैं शिवाजी की पूजा करते हैं। शिवाजी ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया तो उन्होंने देश भावना की जागृति के लिए उन्होंने इन फेस्टिवल्स को नेशनल फेस्टिवल बना दिया जिसमें कोई भी कास्ट नहीं था, रिलीजन नहीं थी, कास्ट नहीं थी। तो इस तरह जब लोग आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर बातचीत करते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स को मनाते हैं, उस टाइम पर
तिलक जी क्या कर रहे हैं, लोगों में देश भावना को जागृत कर रहे हैं। देन रिवाइवलिज्म, तो वो बिलीव करते हैं रिवाइव करने में, मीनिंग जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है हम इनको रिवाइव करना चाहते हैं। जो हमारी पुरानी ट्रेडिशंस हैं अगर हम इनको रिवाइव करेंगे तभी हम डेवलप कर सकेंगे। तिलक वांटेड टू रिवाइव द पास्ट, तो वो पास्ट को रिवाइव करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमको अपना वैदिक कल्चर है वो रिमाइंड करना चाहिए, स्पिरिचुअल रियलिटी है इसको देखना चाहिए, क्योंकि जो वैदिक कल्चर स्पिरिचुअल रियलिटी है ये क्या बता रही है, हमको यही बताती है सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग के साथ साथ जो हमारा मोरल है बहुत ही हाई रख रही है। जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश की जो वह कल्चर है ये कल्चर क्या है, मटेरियलिस्टिक है। हमको मटेरियलिस्टिक नहीं बनना, हमको पुराना मॉरल लाइफ, रिलीजियस लाइफ है इसको ही एक्सपेंड करना है। और इसके लिए तिलक जी ने एक बार कहा था, ए ट्रू नेशनलिस्ट डिजायर्स टू बिल्ड एन ओल्ड फाउंडेशन। वो जी चाहते थे कि जो अच्छा सही नेशनलिस्ट है वो पुरानी ट्रेडिशंस को कभी भी खत्म नहीं करता। वो यही कहते हैं जो पुरानी अच्छी फाउंडेशंस है इसके ऊपर ही नेशनलिज्म है इसकी नींव रखी जाए। एंड रिफॉर्म बेस्ड ऑन अटर डिसरिस्पेक्ट फॉर द ओल्ड डज नॉट अपील टू हिम एज अ कंस्ट्रक्टिव वर्क। अगर हम अपनी पुरानी ट्रेडिशंस हैं, पुराने कल्चर हैं, इसके लिए डिसरिस्पेक्ट दिखाएंगे और नई ट्रेडिशंस को अपनाएंगे, इसका मीनिंग आप कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर रहे हो। आपको ओल्ड ट्रेडिशन को अच्छे से रिवाइव करना है। जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशन है इसमें कोई भी सोशल इवल्स नहीं है, इसमें टाइम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन वो हमारा वैदिक कल्चर वेदांत में नहीं बताया गया था, इसीलिए वेदांता कल्चर की तरफ हमको मूव करना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं वो लोगों को क्या कर रहे थे, उनको फिलॉसफी बता रहे थे, हमारा कल्चर क्या बता रहा है, इसी चीज में तिलक जी भी बिलीव करते थे। और इन्हीं काम के लिए कुछ उनको एंटी मुस्लिम भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो एंटी मुस्लिम नहीं थे। क्यों, जब हम जिन्ना की बात करते हैं 1916 में जिन्ना ने जब तिलक जी का केस लड़ा था बहुत ही अच्छे से लड़ा था, जिसके लिए हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। उन्होंने खुद तिलक जी की अप्रिशिएशन की है। लखनऊ पैक्ट है तिलक जी की वजह से साइन हुए थे। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए हम इनको एंटी मुस्लिम नहीं कह सकते हैं। देन कंडेमनेशन ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, वो ब्रिटिश की ब्यूरोक्रेसी को प्रेफर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मान रहे थे जो ब्रिटिश की ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत ही ज्यादा करप्ट है और अपनी अथॉरिटी को मिस यूज कर रही है। जो नेशनलिस्ट हैं इनको डेथ सेंटेंस तक दी जा रही है, जो भी एडिटर है इनको डेथ सेंटेंस दी जा रही है। इवन कि इनके न्यूज़पेपर है, इनके आर्टिकल्स है, इनको पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा है। लोगों को राइट्स लिबर्टी कुछ भी नहीं दी जा रही है। तो जे मल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन करी है। पूरे देश में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर कोई इंडिपेंडेंस की डिमांड करता है उनको क्या कर दिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। जे कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, इसीलिए वो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट थे। एंड लास्ट वन, तिलक की राइटिंग्स। जो तिलक की राइटिंग्स हैं, जो तिलक ने बुक्स लिखी थी, जिनमें से लोगों को, आम लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए 2 न्यूज़पेपर है, केसरी एंड मराठा, वो स्टार्ट किए थे। एंड इसके बिसाइड लोगों को अपना कल्चर बताने के लिए उनमें देश भावना है, देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए कुछ बुक्स भी लिखी थी। पहली है ओरियन, जो 1893 में लिखी थी। ओरियन में उन्होंने क्या डिफाइन किया था कि जो ओरियन का मीनिंग क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं इनका क्लस्टर होता है। उसी तरह इन्होंने कहा जो हमारा एशियन टेक्स्ट है, मींस जो आर्यन है वो इंडिया से ही स्टार्ट होते हैं। हमारे महान कल्चर की बात कही गई है। और आर्कटिक होम इन द वेदास 1903 में इन्होंने बुक पब्लिश की थी, जिसमें आर्यन पीपल के ओरिजिन की बात कही है। एंड जो वेदा है, वेदा की एग्जैक्ट डेट क्या है, इसका मेथड क्या हो सकता है, जो फॉर्मुलेट किया है। एंड उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता रहस्य 1915 में जब सेडिशन के लिए चार्जेस लगते हैं तो इन्होंने जेल में जब 6 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई थी उस टाइम श्रीमद् भगवत गीता रहस्य लिखी थी, जिसमें उन्होंने आम लोगों को कर्म योग बनाया था कि आपको कर्म योगी बनना है।
काम करना है, कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर हम कह रहे हैं ब्रिटिशर हमको बहुत तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। आप अपना कर्म कीजिए, आप अपने हथियार उठाइए। इसके लिए कर्म योग्य बनने के लिए हमको बताया था। तो जो तिलक जी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट फ्रीडम फाइटर माने जा सकते हैं। अगर एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं तो जे डायरेक्ट एक्शन की भी बात करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस सिर्फ मॉडरेट वे से नहीं मिली थी। जब हमने खून बहाया था तभी जाकर हमको इंडिपेंडेंस मिली है, बाल पाल लाल। उसके बाद जब हम अपना खून बहाने लगे थे, उसके बाद ही इंडिपेंडेंस मिली थी। हो सकता है मॉडरेट वे हैं वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म चाहते थे। वो कभी भी पूर्ण स्वराज की पहले डिमांड नहीं कर रहे थे, लेकिन पूर्ण स्वराज की डिमांड 1890s में किसने की थी? तिलक जी ने ही की थी। तो जो तिलक की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है बहुत ही क्लियर है, जिन्होंने बहुत कुछ एनालाइज कर हमको बताई थी, जो आज भी सबसे ज्यादा फेमस है। तो आज हमने इस सेशन में तिलक जी की आइडियोलॉजी की है। नेक्स्ट सेशन में हम इनके सोशल रिफॉर्म्स हैं, इनके रिगार्डिंग क्या व्यू थे, हम ये डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।